दोस्तों, क्या हुआ जब डीएम साहिबा कुंभ मेले में स्नान करने पहुंची और वहां उनका तलाकशुदा पति जो कि अब नागा साधु बनकर भीख मांग रहा था, उससे उनका सामना हुआ। इसके बाद डीएम मैडम ने जो किया उसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। ये घटना है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज शहर की, जहां एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में एक बेटी का जन्म हुआ था। परिवार में पहले भी कई लड़कियां जन्मी थी और जब फिर से एक लड़की का जन्म हुआ तो परिवार के लोग मायूस हो गए थे। सभी लोगों को बेटा चाहिए था, लेकिन बेटी के जन्म पर कोई खुश नहीं हुआ था। बच्ची का नाम कविता रखा गया। कविता के पिता का नाम दीनदयाल और माँ का नाम सावित्री था। कविता बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार थी। वो प्रयागराज के ही एक सरकारी स्कूल में पढ़ाई करती थी और हमेशा अपनी कक्षा में सबसे ज्यादा अंक लाकर वो पास हुआ करती थी। उसके स्कूल के शिक्षक अक्सर उसके माता पिता से कहा करते थे कि उनकी बेटी बहुत होशियार है और इसका भविष्य जो है वो उज्जवल है। वो उन्हें सलाह देते थे कि कविता को आगे पढ़ाएं ताकि वो एक अच्छी नौकरी पा सके। लेकिन उसके पिता ये बात हमेशा कहा करते थे कि ये तो एक लड़की है, इसे क्या आगे पढ़ाना, ये पढ़ लिख कर क्या कर लेगी, इसे तो ससुराल जाकर चूल्हा चौका ही संभालना है, इसीलिए इसे पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। और पर उसकी माँ सावित्री जो है वो अपने पति से लड़ाई झगड़ा करके कविता को हमेशा से पढ़ाती आई थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था और अब कविता 10वीं कक्षा में पढ़ाई कर रही थी। उसकी उम्र लगभग 16 वर्ष की हो चुकी थी। तभी समाज के कुछ लोग कविता के लिए रिश्ता लेकर उसके माता पिता और दादा दादी के पास पहुंच जाते हैं। ये सुनकर कविता बहुत दुखी हो गई, क्योंकि उसकी उम्र अभी मात्र 16 साल थी। लेकिन उसके पिता दीनदयाल जो थे वो बहुत ज्यादा खुश थे, क्योंकि लड़के वाले जो थे वो एक अमीर खानदान से थे। वे चाहते थे कि जल्द से जल्द कविता की शादी करके वो इस जिम्मेदारी से मुक्त हो जाए। कविता के दादा दादी भी इस रिश्ते के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन उसकी माँ सावित्री अब भी उदास थी। सबने बिना कविता के रजामंदी पूछे और उसकी पसंद नापसंद जाने बिना ही इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। लड़के की उम्र करीब 19 साल थी, जबकि कविता की सिर्फ अभी 16 ही साल थी। जब कविता को पता चला कि उसकी शादी के लिए रिश्ता तय कर दिया गया है और कुछ दिनों में उसकी शादी होने वाली है, तो वो बहुत ज्यादा दुखी हो गई। उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, मुझे आगे की पढ़ाई करनी है, मुझे अभी 11वीं और 12वीं की परीक्षा भी देनी है, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। लेकिन उसकी माँ सावित्री भी इसमें क्या कर सकती थी, वो भी अपने सास ससुर और अपने पति के आगे मजबूर हो गई थी। एक दिन उन्होंने अपने पति दीनदयाल से कहा कि अभी कविता शादी नहीं करना चाहती है, उसे अभी पढ़ाई करने दीजिए, इसकी शादी हम बाद में करवा देंगे। ये सुनकर दीनदयाल जो थे वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए। उन्होंने सावित्री को खूब मारा पीटा, उसे प्रताड़ित किया, ये कहते हुए कि तू ही इस लड़की को बिगाड़ रही है, बड़ी होकर ये किसी लड़के के साथ भागकर शादी कर लेगी और मेरा नाम समाज में ये ले डूबेगी। इससे अच्छा है कि मैं अभी ही इससे शादी करके इस समस्या का समाधान पालूं। ये सब सुनकर कविता बहुत ज्यादा दुखी हो गई। वो अपनी माँ को मार खाते हुए देखकर वो भी पिघल गई और उसने शादी के लिए हाँ कर दी। इसके बाद फिर उसकी 10वीं की परीक्षा हुई, जिसमें वो बेहद अच्छे नंबरों से पास हुई। लेकिन अब उसकी शादी की तारीख नजदीक आ गई थी और उसे ये बाल विवाह करना पड़ा, जो वो नहीं करना चाहती थी। शादी के अगले दिन कविता ने अपने पति से बात करने की कोशिश की, लेकिन उसका पति ना तो उसकी ओर देखता था और ना ही वो उसके करीब आता था। शादी के बाद भी दोनों के बीच दूरियां जो थी वो बनी रही थी। कविता अपने सास ससुर और घर के अन्य लोगों की सेवा करती थी। वो सुबह जल्दी उठ करके खाना बनाया करती थी, घर की साफ सफाई करती, और धीरे धीरे उसके सास ससुर भी उसे अब प्रताड़ित करने लगे थे। आए दिन वो उसे ताने मारा करते और ढेर सारा उससे काम करवाते थे। अब उसका पति भी धीरे धीरे प्रताड़ना में शामिल हो जाता है। वो रोज रात को शराब पीकर आता और कविता को परेशान किया करता था और बिना किसी बात के उसे शोषित किया करता और उसे परेशान किया करता। कविता धीरे धीरे बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी। एक दिन वो अपने माता पिता के घर जाती है, जहां वो अपनी माँ और अपने पिता को अपने साथ हो रहे अत्याचार के बारे में बता देती है। लेकिन उसके पिता उसके साथ नहीं देते हैं। कहते हैं कि जैसा तेरे सास ससुर का है तू बस वैसा ही कर, अपने पति से ज्यादा झगड़ा मत किया कर। ऐसा कहकर वो कविता को ससुराल वापस भेज देते हैं। अब ना तो उसके पिता उसकी सहायता करते हैं और ना ही उसका कोई पक्ष लेता है।
ससुराल उसका पूरी तरह से नर्क बन चुका था। एक दिन कविता की मुलाकात उसकी सहेली सरोज से होती है। सरोज उससे कहती है कि तेरा 10वीं का रिजल्ट आ गया है और तूने पूरे बोर्ड में सबसे ज्यादा नंबर लाकर टॉप किया है। ये सुनकर कविता खुश तो बेहद होती है, लेकिन मायूस भी हो जाती है और अपनी सहेली के सामने वो फूट फूट कर रोने लगती है। सरोज पूछती है कि क्या हुआ? तूने पूरे जिले में और प्रदेश में टॉप किया है, तो फिर तू रो क्यों रही है? तू कविता जो है वो अपनी आप बीती बताती है और कहती है कि मुझे तो आगे पढ़ाई करनी है और मुझे एक बड़ा अधिकारी भी बनना है, लेकिन मेरे ससुराल वाले मुझे बहुत प्रताड़ित करते हैं, मुझे इससे बहुत काम करवाते हैं और मेरा पति भी मुझे रोज रात को मारता है और खूब मेरी पिटाई करता है। ये सुनकर सरोज के भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहती है कि तू कब तक इस नर्क में रहेगी? एक न एक दिन तो तुझे इससे बाहर आना ही पड़ेगा, वरना तू इसी तरह जीते जी मर जाएगी। एक दिन तुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। इससे अच्छा है कि तू अपनी पढ़ाई जारी रख और 11वीं की परीक्षा दे और आगे तू 12वीं भी कर और आगे जाकर तू एक बड़ी अफसर भी बन। अगर तू ऐसे ही इस नरक में रहेगी तो फिर तू अपनी पूरी जिंदगी कैसे बिताएगी? सरोज जो थी वो कविता का काफी ज्यादा उत्साह बढ़ाती है और उसे कहती है कि तू आगे पढ़ाई कर। तेरे बहुत बड़े सपने थे और तू ऐसे उन सपनों को मत तोड़ने दे। आखिर क्या होगा तेरे उन सपनों का? इसके बाद जो कविता है वो गहरी सोच में पड़ जाती है। थोड़ा समय आगे बढ़ता है, लेकिन सरोज की बातें कविता के दिमाग में गहराई से बैठ जाती है। इसके बाद कविता के दिमाग में कई तरह के विचार आते हैं और एक दिन वो अपने ससुराल को छोड़कर भागने का ठान लेती है। एक रात वो अपने कुछ गहने जो कि उसके माता पिता ने उसे दिए थे लेकर के वो ससुराल छोड़ देती है और बस पकड़कर दिल्ली चली जाती है। वहां उसकी एक सहेली रहा करती थी। वो दिल्ली में ही रहकर अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करने लगती है। कविता दिल्ली के एक सरकारी स्कूल में दाखिला लेती है, जहां वो अपनी 11वीं की परीक्षा देती है और 12वीं में भी वो दाखिला करवा लेती है। वो छात्रवृत्ति के आधार पर अपना दाखिला ले लेती है और अपने दोस्त के घर पर ही रहा करती है। उसके पास कुछ पैसे और कुछ गहने भी थे, जिससे कि उसका गुजारा चल रहा था। धीरे धीरे समय जो था वो आगे बढ़ जाता है। उसके माता पिता और उसके ससुराल वाले कविता को ढूंढ ढूंढ कर थक चुके थे। उधर जो कविता होती है वो अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखती है। समय के साथ वो 12वीं कक्षा में भी अच्छे नंबरों से पास हो जाती है। इसके बाद उसके अच्छे परिणाम के आधार पर उसे एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन भी मिल जाता है और वो बीए की परीक्षा में भी काफी अच्छे नंबर लाकर पास हो जाती है और अपना नाम वो रोशन कर देती है। अब उसका लक्ष्य आगे की एक बड़े अफसर बनने का था। एक दिन उसके कॉलेज में दिल्ली की कलेक्टर मैडम आती है। कलेक्टर मैडम अपने भाषण में अपने जीवन के संघर्षों को सभी बच्चों के साथ साझा कर रही थी। कविता जो थी कलेक्टर मैडम की कहानी सुनकर बहुत ज्यादा प्रभावित होती है और वहीं से कलेक्टर बनने की वो प्रेरणा पा लेती है। कविता उसी दिन ठान लेती है कि वो भी एक दिन कलेक्टर बनेगी, लेकिन उसे ये नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर कलेक्टर बनने के लिए क्या करना पड़ता है। उसे इस बारे में जानकारी नहीं थी। इसके बाद वो कलेक्टर मैडम का पीछा करती है। सौभाग्य से कलेक्टर मैडम की नजर कविता पर पड़ जाती है। वो कविता से कहती है कि बेटा, क्या बात है? मैं तुम्हें कब से देख रही हूँ कि तुम मेरा पीछा कर रही हो। भाषण देते समय भी मुझे तुम्हारे अंदर एक अलग ही ऊर्जा और तेज दिखाई दे रहा था। बोलो क्या हुआ है? कविता अपने जीवन की पूरी सच्चाई कलेक्टर मैडम को बयां कर देती है। वो कहती है कि मेरा बाल विवाह हुआ है। मेरे ससुराल वाले मुझे बहुत ज्यादा परेशान करते थे। मेरा पति भी मुझे बहुत ज्यादा प्रताड़ित करता था। वहां से भागकर मैंने दिल्ली में एक सरकारी स्कूल में दाखिला लिया और अब बीए की परीक्षा दे रही हूँ। ये सुनकर कलेक्टर मैडम कहती हैं कि कविता बेटा, तुम बहुत बहादुर हो और तुमने बहुत अच्छा किया कि तुमने अपने उज्जवल भविष्य के लिए अपने कदम उठाए। अगर तुम चाहो तो तुम अपने भविष्य को बहुत सुनहरा बना सकती हो। कविता उनसे पूछती है कि मैडम, मुझे आगे जाकर क्या करना चाहिए? मैं भी आपके जैसा एक बड़ी अफसर बनना चाहती हूँ। तब कलेक्टर मैडम कविता को बताती है कि अगर तुम्हें मेरे जैसा बड़ा अफसर बनना है तो तुम्हें आईएएस की परीक्षा देनी होगी। ये परीक्षा जो होती है वो काफी कठिन होती है, लेकिन मुझे तुम में वो काबिलियत नजर आ रही है। अगर तुम चाहो तो तुम ये परीक्षा दो और फिर तुम इसकी तैयारी भी करो। एक दिन तुम भी एक बहुत बड़ी अच्छी कलेक्टर बनोगी। ये सुनकर कविता जो होती है वो बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाती है और अब उसे अपना लक्ष्य मिल चुका था। वो समझ चुकी थी कि अब उसे कलेक्टर बनना है।
इसके बाद वो बाकी परीक्षाएं पास करके आईएएस बनने की तैयारी में जुट जाती है। वो एक कोचिंग सेंटर में दाखिला लेती है। उसके पास जो गहने पड़े थे उन्हें बेचकर वो अपना दाखिला करवा लेती है। कविता अपने आगे की पढ़ाई जारी रखती है। इसके बाद उसकी मुलाकात एक गांव के लड़के से होती है जो कि आईएएस की तैयारी कर रहा होता है। उसका नाम रवि होता है। कविता और रवि के बीच धीरे धीरे दोस्ती हो जाती है। रवि भी पढ़ाई लिखाई में बहुत ही होशियार था और उसकी जिंदगी की कहानी भी काफी ज्यादा गंभीर थी। वो भी एक गरीब परिवार से था और अपने पूरे घर बार को छोड़कर कलेक्टर बनने के लिए वो दिल्ली आया था। धीरे धीरे दोनों के बीच में नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। दोनों एक दूसरे का उत्साह बढ़ाते हैं और एक दूसरे को पढ़ाई में आगे बढ़ाने की मदद करते हैं। वो साथ में ही आईएएस की परीक्षा की तैयारी कर रहे होते हैं। एक के बाद एक वे आईएएस की परीक्षाएं देते जाते हैं और पहली परीक्षा में दोनों ही अच्छे नंबर लाकर पास हो जाते हैं। उनके अंदर काफी उत्साह था और दोनों ही मन लगाकर साथ में ही पढ़ाई कर रहे थे। लेकिन जहां एक लड़का और एक लड़की होते हैं, वहां पर रिश्ता दोस्ती तक सीमित नहीं रहता है। ये रिश्ता एक समय पर आकर आगे बढ़ ही जाता है। दोनों के बीच नजदीकियां और भी ज्यादा बढ़ती हैं और एक दिन रवि कविता को प्रपोज कर देता है। वो उससे कहता है कि कविता, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। कविता भी मन ही मन रवि से प्यार करने लगी थी, लेकिन वो चाह कर भी उसे हाँ नहीं बोल पा रही थी, क्योंकि उसका लक्ष्य अभी कुछ और था और उसका पति जो था वो अभी भी जिंदा था। कविता उससे कहती है कि मैं शादीशुदा हूँ। भले ही मैंने अपने पति के साथ कभी नजदीकी नहीं बढ़ाई है, लेकिन मैं तुमसे कुछ झूठ नहीं बोलना चाहती हूँ। मैं तुम्हें सारी सच्चाई बताना चाहती हूँ। मुझे तुम बेहद पसंद हो, लेकिन मेरा बाल विवाह हुआ है और मैं अपने पति को छोड़कर यहाँ आई हूँ। रवि कहता है कि मुझे तुम्हारे पास्ट से कोई लेना देना नहीं है। तुम मुझे बस बहुत पसंद हो और मैं तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। हम दोनों साथ में मिलकर कलेक्टर की परीक्षा देंगे और साथ में ही कलेक्टर बनेंगे। इसके बाद कविता भी रवि को हाँ कर देती है और दोनों ही एक दूसरे के और ज्यादा नजदीक आ जाते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि जहां नजदीकियां बढ़ जाती हैं वहां लक्ष्य छूट जाते हैं, और हुआ भी यही। धीरे धीरे रवि का पढ़ाई से मन हटने लगा था, जबकि कविता का ध्यान अपने लक्ष्य पर ही केंद्रित था। वो अपनी परीक्षा की तैयारी पूरी जोरों शोरों से कर रही थी, लेकिन रवि के मन में सिर्फ सिर्फ कविता के ही ख्याल रह गए थे। अब अगली परीक्षा आ चुकी थी। कविता ने अपना पेपर खूब अच्छे से दिया और रवि ने भी अपना पेपर दिया, लेकिन परिणाम उम्मीद के बिल्कुल उलट आई थी। कविता जो थी वो अपनी परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास हो गई थी, जबकि रवि फेल हो जाता है। ये देखकर रवि काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। कविता ने भी रवि से कहा कि हम कुछ समय के लिए अब दूर रहेंगे, क्योंकि हम लोग अगर ऐसे ही साथ में रहेंगे तो इसका असर हमारी पढ़ाई पर पड़ेगा और अब आखिरी पड़ाव आ चुका है। कविता ने रवि की बात सुनी और खुशी के मारे उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। उसने कहा कि तुम सच में मुझे ये बात कह रहे हो? क्या सच में मैंने कलेक्टर बनने में टॉप किया है? रवि हंसते हुए कहता है कि हाँ, तुमने पूरे जिले में टॉप किया है और अब तुम्हें कलेक्टर बनने का अवसर मिलेगा। मुझे खुशी है कि तुमने ये साबित कर दिया कि किसी भी मुश्किल को पार कर बड़े लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। कविता की आंखों में उस वक्त आंसू थे, लेकिन वो अपने आंसुओं को छुपा भी नहीं पाई। उसने कहा कि ये सब तुमसे मिले समर्थन, प्रेरणा और मेहनत के कारण ही मुमकिन हो पाया। बिना तुम्हारे मदद के मैं ये रास्ता तय नहीं कर सकती थी। रवि और कविता दोनों एक दूसरे को देखकर उस वक्त मुस्कुराए थे। कविता के लिए ये सफलता सिर्फ एक व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं थी, बल्कि ये हर उस कठिनाई और संघर्ष का और दर्द का प्रतीक था जो उसने अपने जीवन सहा था। कविता का जीवन अब एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रहा था और रवि भी इसकी सफलता को देखकर गर्व महसूस कर रहा था। अब दोनों जानते थे कि सफलता जो है वो सिर्फ शिक्षा और कठिन मेहनत से नहीं, बल्कि अपने सपनों के लिए लगातार लड़ने और हार ना मानने से मिलती है। अगले कुछ दिनों में कविता का इंटरव्यू भी हो गया, जिसमें उसने शानदार प्रदर्शन किया और अपनी पूरी तैयारी को साबित भी कर दिया। परिणाम आया और कविता ने कलेक्टर बनने का सपना पूरा कर लिया। रवि ने उसकी कड़ी मेहनत को देखा और कहा कि तुमने सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि उन सभी महिलाओं के लिए एक मिसाल पेश की है जो समाज में दबाव और चुनौतियों का सामना करती हैं। तुमने हमें सिखाया कि किसी भी स्थिति में अपने सपनों से समझौता नहीं करना चाहिए।
कविता ने कहा कि ये मेरी केवल व्यक्तिगत सफलता नहीं है, ये उन सभी लोगों की सफलता है जिन्होंने मेरी सपने पर विश्वास किया और मुझे हर कदम पर सहयोग किया। अब कविता कलेक्टर बन चुकी थी, लेकिन उसका सफर यहीं खत्म नहीं हुआ था। उसने और रवि ने कसम खाई थी कि वे दोनों एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे और अपनी मंजिल तक वो एक साथ आगे बढ़ेंगे। कविता ने रवि को गले लगाकर बहुत रोते हुए पूछा कि तुम्हारे रिजल्ट का क्या हुआ। रवि ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं तो तीसरे अटेम्प्ट में भी फेल हो गया था और अब चौथे अटेम्प्ट में भी मैं फेल हो चुका हूँ। ये सुनकर कविता का दिल भर आया। उसने मायूस होकर कहा कि मुझे माफ कर दो, लेकिन रवि ने हौसला देते हुए कहा कि कोई बात नहीं, तुम तो कलेक्टर बन गई ना, मैं उसी में बहुत ज्यादा खुश हूँ। दोनों ने एक दूसरे को फिर से गले लगाया। इसके बाद कविता ने रवि से कहा कि मैं डीएम के पद पर नियुक्त होने से पहले तुमसे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे कानूनी तौर पर अपने पति से तलाक लेना पड़ेगा। कविता ने अपने पति को तलाक का नोटिस भी जारी कर दिया, लेकिन उधर से कोई जवाब ही नहीं आया। धीरे धीरे समय जो था वो बीतता गया और रवि और कविता जो थे वो दोनों अब साथ रहने लगे थे। वे अब भी शादी नहीं कर पा रहे थे क्योंकि कविता का अपने पहले पति से अब तक तलाक नहीं हो रहा था। इतने में कविता की पहली पोस्टिंग उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में हो गई, जहां उसे अपना कार्यभार संभालना था। सबसे पहले कविता अपने माँ से मिलने के लिए घर गई। उसने घर जाकर अपनी माँ को ढूंढा, जो कि किचन से बाहर आई। अपनी बेटी को वो सामने देखकर माँ जो थी वो खुशी से झूम उठी थी। उन्होंने कविता को गले लगाया और कहा कि बेटी, तू कहाँ चली गई थी इतने सालों से? हम सब तेरे लिए बहुत परेशान थे। कविता ने अपनी माँ को बताया कि माँ, मैं दिल्ली में थी, वहां मैंने खूब मेहनत की और आज मैं कलेक्टर बन गई हूँ। ये सुनकर उसकी माँ के आंखों में आंसू आ गए थे और उन्होंने अपने पति को तुरंत बुलाया। कविता के पिता अपनी बेटी को देखकर खूब रोने लगे और कहने लगे कि बेटा, मुझे माफ कर देना। इस समाज में बेटियों के साथ इतना गलत होता है, जिसके चलते मैंने तेरी नाबालिग अवस्था में ही शादी करवा दी थी। तेरे ससुराल वालों ने तुझे बहुत प्रताड़ित किया था, फिर भी मैंने तेरी एक नहीं सुनी थी। आज मुझे इसका खूब एहसास हो रहा है। कविता के पिता जो थे वो रो रो कर उसे माफी मांगने लगे थे। कविता ने अपने दोनों माता पिता को गले लगाते हुए कहा कि अब सब कुछ ठीक है, आप लोग मेरे साथ चलिए, हम अब एक अच्छे घर में साथ में रहेंगे। इसके साथ ही कविता के माता पिता भी उसके साथ ही रहने लगते हैं। धीरे धीरे समय जो था वो बीतता गया। एक दिन प्रयागराज में महाकुंभ मेले का आयोजन हो रहा था। माँ ने उससे कहा कि बेटा, अगर तुम्हें अपने काम से थोड़ी सी फुर्सत मिल जाए तो हम प्रयागराज में कुंभ मेले में चलेंगे। कविता ने अपनी नौकरी से 2 दिनों की छुट्टी लेकर अपने माता पिता के साथ प्रयागराज जाने का फैसला किया। ये महाकुंभ सदी का सबसे बड़ा आयोजन था। वहां कुंभ मेले की रौनक अपने चरम पर थी। साधुओं और चमत्कारिक संतों की भीड़ से मेले का माहौल जो था वो अद्भुत हो गया था। डीएम मैडम कविता अपनी माँ और अपने पिता के साथ इस पवित्र महाकुंभ मेले में घूम रही थी। वो गंगा नदी के घाट पर पहुंची, जहां पर स्नान हो रहा था। तभी अचानक एक नागा साधु वहां पर आ जाता है और कविता के पैर पकड़ने लग जाता है। कविता ने चौंकते हुए साधु से पूछा कि आप मेरे पैर क्यों पकड़ रहे हो? साधु महात्मा ने अपने मुंह से राख हटाई और ये देखकर कविता स्तब्ध रह गई। वो साधु कोई और नहीं बल्कि उसका पहला पति था। कविता ने कहा कि आप साधु के रूप में कैसे? साधु यानी कि कविता के पति ने कहा कि जब तक तुम मेरे साथ थी, मैंने तुम्हारी कभी कदर नहीं की। मैं तुम्हें रोज पीटता था, लेकिन जब तुम मुझे छोड़कर चली गई तो मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा कमी महसूस हुई। मेरे माता पिता को भी तुम्हारे बिना बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। धीरे धीरे मैं बहुत ज्यादा दुखी हो गया। मैंने तुम्हें खूब ढूंढने की भी कोशिश की, लेकिन मुझे तुम कहीं नहीं मिली। मैंने एक अच्छी औरत को खो दिया था और बहुत ज्यादा दुखी हो गया था। कुछ सालों तक मैं इधर उधर पागलों की तरह घूमता रहा। इसके बाद मैंने ये निश्चय किया कि मैं अब संन्यास ले लूंगा और तब मैंने साधु बनने का फैसला किया। ये सुनकर कविता और उसके माता पिता के होश उड़कर रह गए थे। वो साधु रोते हुए ये सब बातें बोला और फिर कहा कि मैंने तुम्हें खूब मारा था, खूब प्रताड़ित किया था। मुझे कृपया माफ कर दो, मुझे बस तुमसे माफी चाहिए। कविता ने अपने पहले पति से कहा कि अगर आप मुझे नहीं मारते, नहीं प्रताड़ित करते, तो आज मैं कलेक्टर नहीं बन पाती। नियति ने शायद यही लिखा था, जो भगवान चाहते हैं वही होता है।
अगर आप और आपके माता-पिता मुझे प्रताड़ित नहीं करते तो आज मैं डीएम नहीं बन पाती। इसके बाद डीएम मैडम यानी कि कविता जो है उस अघोरी साधु जो कि उनके पहले पति थे से कानूनी तौर पर तलाक ले लेती है। तलाक के बाद कविता और रवि की शादी हो जाती है। उनकी शादी बेहद ही धूमधाम से कराई दी जाती है और दोनों एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक रहने लगते हैं। शादी के बाद कविता और रवि ने एक दूसरे के साथ मिलकर अपनी अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया है। कविता ने अपने डीएम के पद पर रहते हुए समाज में कई सकारात्मक बदलाव लाए। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों और शिक्षा के लिए कई योजनाएं भी शुरू की, जिससे कि कई लड़कियों को अपने सपने पूरे करने का मौका मिला। रवि ने भी अपने कलेक्टर बनने के सपने को फिर से जीने का फैसला किया और कविता के समर्थन से एक बार फिर से उन्होंने परीक्षा की तैयारी की। इस बार रवि ने पूरी लगन और मेहनत के साथ पढ़ाई की और आखिरकार वो भी कलेक्टर बनने में सफल हो जाते हैं। दोनों ने अपने अपने क्षेत्रों में आदर्श बनकर समाज के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया था। उनकी कहानी ने न केवल लोगों को प्रेरित किया बल्कि ये भी दिखाया कि अगर सही समय पर सही फैसले लिए जाए और सच्चे साथी का साथ हो तो किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। उनकी सफलता की कहानी पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई और कई युवा उनके जीवन से प्रेरणा लेकर अपने सपनों को साकार करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। कविता और रवि का जीवन एक प्रेरणादायक कहानी बन गया जो कि समाज में परिवर्तन और उम्मीद की किरण लेकर आया। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमारा उद्देश्य आपको जागरूक और सतर्क करना है ताकि आप इन कहानियों से सीख लेकर समाज में एक सकारात्मक बदलाव का हिस्सा बन सके। कहानी का संदेश। कविता और रवि की कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, अगर हम अपने लक्ष्य पर दृढ़ रहते हैं और सही मार्गदर्शन पाते हैं तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती है। ये कहानी महिलाओं की शिक्षा, आत्मनिर्भरता और समाज में समानता के महत्व को भी उजागर करती है। समाज को संदेश। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हर व्यक्ति को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए और किसी भी प्रकार की प्रताड़ना को सहन नहीं करना चाहिए। हमें महिलाओं की शिक्षा और स्वतंत्रता का हमेशा सम्मान करना चाहिए और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। आपसे निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल को आप एक लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हमारा उद्देश्य इन कहानियों के माध्यम से समाज में जागरूकता फैलाना है ताकि आप सतर्क रहें और एक बेहतर समाज के निर्माण में आप योगदान दे सके। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। आप इस कहानी के बारे में जो भी राय रखते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका इतना समय और समर्थन के लिए आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। दोस्तों, इस वीडियो में जो घटना बताई गई है आप उसे क्या सीखने को आपको मिला है आप जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों, फिर मिलूंगी आपसे कल एक और नई रोचक, सच्ची और अच्छी घटना के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें।